मित्रों, समझ चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। प्रिय मित्रों, फिर से हम आज अपने नए लेसन के साथ आपके सामने हैं और समझ चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे जो पाठ का जो नाम है वो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इस पाठ में आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं और सबसे पहले आइए हम ये देखने का प्रयास करें कि इनमें हम क्या क्या चीज़ों पर प्रकाश डालने वाले हैं। तो पहले हम खनिज संसाधनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, भारत में खनिजों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, और इसमें 3 जो पेटियां हैं कहाँ कहाँ पर मिनरल्स हैं। उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो रीजन। नंबर 2 पर है दक्षिणी पश्चिमी पठार प्रदेश, द साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन, और उत्तरी पश्चिमी प्रदेश, द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। और लौह खनिज फिर देखेंगे इसी पार्ट में कि ये फेरस मिनरल क्या क्या है। फिर आगे हम विचार करेंगे कि लौह अयस्क, आयरन ओर जिसको कहते हैं वो, आयरन ओर में कौन कौन से आएंगे। एक तो लौह अयस्क, दूसरा मैग्नीज, तीसरा फिर हम देखेंगे कि अलौह खनिज, नॉन फेरस मिनरल्स, बॉक्साइट और कॉपर, इनका हम इस पर विचार करेंगे। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे इसी में अधात्विक खनिज, नॉन मेटालिक मिनरल्स, इसमें से अभ्रक, और ऊर्जा के संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें है कोयला, खनिज तेल, और फिर पेट्रोलियम जिसको आप कहते हैं, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से, नाभिकीय ऊर्जा देखेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, और पवन ऊर्जा अर्थात विंड एनर्जी। फिर हम इसी क्रम में देखेंगे अपरंपरागत स्रोत में ही ये ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, फिर टाइडल एंड वेव एनर्जी जिसको कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी क्या है, जैव ऊर्जा क्या है, बायो एनर्जी, और फिर खनिज संसाधनों का हमको संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, इनकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इन सब बिंदुओं पर हम प्रकाश डालने वाले हैं। और सबसे पहले हम चलते हैं अपने पाठ की ओर, और जो पाठ हमारा है वो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं कि खनिज कहते किसको हैं। तो एक जो खनिज होता है निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्मी विशिष्टताओं के साथ एक कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ को ही हम खनिज कहते हैं। मोटे तौर से वे पदार्थ जो पृथ्वी के नीचे से पाए जाते हैं और जिनमें रासायनिक तथा जो भौतिक विशिष्टताएं होती हैं उनको ही हम खनिज कहते हैं। और अब आते हैं कि मिनरल्स के ये टाइप कौन कौन से हैं, खनिजों के जो टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिज संसाधनों के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो ये धात्विक होता है और अधात्विक अर्थात
मेटालिक और ये हो गया नॉन मेटालिक खनिज। तो इसमें खनिज में कौन कौन से हो गए? धातु खनिज, धात्विक खनिज। अर्थात इसमें सीधी सी बात ये है कि जिसको आप पीटा जा सके, जिसके आप जो है वो तार बनाए जा सके, उसको हम जो है वो धात्विक खनिज कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोहा है, मैग्नीज है, फिर अलौह धातु में तांबा है, बॉक्साइट है, इस तरह के ये हो गए हमारे धात्विक खनिज, इनको मेटालिक कहते हैं। नॉन मेटालिक ये हो गए अधात्विक खनिज हमारे कौन कौन से हो गए? जैसे इसमें अधात्विक खनिज में उदाहरण माइका हो गया, जिसको आपको चूना, प्रस्तर, माइका अभ्रक और ग्रेफाइट, तो ये हमारे अधात्विक खनिज की श्रेणी में आ जाते हैं। और फिर इसे अधात्विक में आ जाएंगे ईंधन का खनिज, उदाहरण कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस इत्यादि है। क्योंकि इसके भी आप तार नहीं बना सकते, इनको आप पीट नहीं सकते हैं, तो ये भी इसमें अधात्विक खनिज में आ गए। इसी तरह से अन्य अधात्विक खनिज में कौन कौन से हो गए? माइका है, चूना, प्रस्तर है, ग्रेफाइट इत्यादि है। तो ये एक यहाँ पर ये कोल माइंस मुझे लग रही है, ये खनिज यहाँ से खान जो है वो का एक ये चित्र यहाँ पर किया गया है। तो इसका हम आपका अध्ययन इस पे हम आज करने वाले हैं। तो अब हम आते हैं कि ये जो हमारी धातुएं होती हैं, तो इन्हें धात्विक खनिज की श्रेणी में हम लोगों ने अभी बांट रखा है। और फिर धात्विक खनिजों को लौह धात्विक श्रेणी में बांटा गया। लोहा, जैसा कि आप सभी जानते हो कि लोहा वे सभी प्रकार के खनिज जिनमें लोहे का जो अंश होता है उसको हम लोहा कहते हैं, और अयस्क के रूप में ये होते हैं। अर्थात इसमें अयस्क का मतलब होता है कि कच्चा, रा होता है ये, और जिनमें ये लोहा का अंश नहीं होता है उनको अलौह धातुएं हम कहते हैं। इसी तरह से हम देख रहे थे अभी बंटवारे में कि धात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, अर्थात उनकी उत्पत्ति कार्बन से होती है। जैसे कि उसमें जीवाश्म होते हैं, जीवों के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं, जिनको खनिज ईंधन के नाम से आप जानते हैं। या पृथ्वी में दबी जो प्राणी है या पादप जीवों से ये प्राप्त होते हैं, जैसे कि कोयला है और पेट्रोलियम आदि है। इस प्रकार के अधात्विक खनिज कार्बनिक उत्पत्ति के, अकार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं। कुछ में तो कार्बन के अंश होते हैं, अर्थात कार्बन का अंश होता है, या तो जीव जंतु के अवशेष हों या तो पेड़ पौधों के, तो वो कार्बन हो गए। अकार्बनिक हो गए जिसमें इनके अंश नहीं पाए जाते, जैसे अभ्रक है, चूना पत्थर है तथा ग्रेफाइट इत्यादि है। तो इसमें जो है ये अधात्विक श्रेणी में आते हैं। खनिजों की कुछ निश्चित विशेषताएं भी होती हैं। खनिज की क्या विशेषताएं हैं? पहली, ये क्षेत्र में असमान रूप से वितरित होते हैं, और खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा जो है इसके बीच में एक उल्टा संबंध पाया जाता है। अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरी ये विशेषता होती है कि सभी खनिज जो है समय के साथ साथ समाप्त होने वाले हैं, अर्थात जिनको आप निकालते जाएंगे, जितना ज़्यादा प्रयोग करते जाएंगे उतने ही ये कम होते चले जाएंगे। और भूगर्भिक दृष्टि से इन्हें बनने में लंबा समय लगता है, और आवश्यकता के समय इनको तुरंत हम बना नहीं सकते हैं, अर्थात इनकी तुरंत सप्लाई नहीं की जा सकती है। अब आइए आप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। भारत में खनिजों का जो वितरण है वो किस प्रकार का है और कहाँ कहाँ पर है? तो जो भारत में अधिकांश धात्विक खनिज प्रायद्वीपीय पठार का मतलब है दक्षिण का जो हिस्सा है, जो इंडिया हमारा है, तो उसमें दक्षिण के हिस्से को हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो वहाँ पर कोयले के लगभग 97% भाग दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। इसी तरह से पेट्रोलियम का जो आरक्षित भंडार है वो असम में, गुजरात में और बम्बई, आई इधर की तरफ पाया जाता है। अरब सागर के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नए जो आरक्षित क्षेत्र हैं
जो नए क्षेत्र खोजे गए उसमें कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी बेसिन में ये पाया जाता है। अधिकांश प्रमुख खनिज मंगलौर से कानपुर को जोड़ने वाली कल्पित रेखा के पूर्व में ये पाए जाते हैं। भारत का प्रमुख खनिज पट्टियाँ अब आते हैं, हम देखते हैं तो इनके जो है वो भारत में खनिज 3 विस्तृत पेटियां हैं। अगर आप देखें भारत के मानचित्र में तो अभी हम देखते हैं कि ये 3 पट्टियां हैं। तो ये पहली जो पट्टी आपकी है ये यहाँ से पहला वाला जो है उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो का रीजन है। और दूसरी वाली जो पट्टी है वो दक्षिण की है, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, और दूसरी वाली है दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश, और एक तीसरी वाली जो हमारी पट्टी है ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। ये हमारी 3 है। तो पहली जो पट्टी हमारी हुई उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश, और दूसरी हुई दक्षिण पश्चिमी पठारी प्रदेश। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, अभी हम इसको मैप में दिखा करके इसको स्पष्ट बता देंगे। उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश में इस पट्टी के अंतर्गत जो है वो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं। और ये यहाँ पर विभिन्न प्रकार की खनिज उपलब्ध हैं, जैसे कि लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट व अभ्रक आदि। अब हम इसको जरा सा मैप में आगे बढ़ते हैं और इसका मैप देखते हैं तो आपको इससे अंदाज़ा मिल जाएगा। इसका मैप ये यहाँ पर है, और ये जिस पट्टी की अभी हम बात कर रहे हैं वो ये है। ये उत्तर का रीजन है और ये पूर्वी है। उत्तर पूर्वी में ये वाला जो क्षेत्र है, उत्तर का पूर्वी जो हिस्सा है, इसमें छत्तीसगढ़ और बिहार का, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का ये क्षेत्र है। फिर दूसरे वाली जो पट्टी है हमारी दक्षिण और ये पश्चिम की, दक्षिण पश्चिम की ये पट्टी है, ये यहाँ पर स्पष्ट है। और तीसरी वाली जो एक पट्टी है वो यहाँ पर है। तो 3 ये पट्टियाँ हमको देखने को मिलेंगी, और इसकी हम आइए चर्चा करते हैं। फिर से हम उसी पे लौटते हैं और देखते हैं। पहले ये उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश, दूसरा जो है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। तो अभी जिसकी बात हम कर रहे थे, तो आइए सबसे पहले उत्तरी पूर्वी पठार में, और जैसे कि हमने देखा अभी कि उस पट्टी के अंतर्गत छोटा नागपुर के जो पठार हैं, छोटा नागपुर झारखंड में, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा आता है। तो यहाँ पर जो पाए जाने वाली खनिज हैं, लौह अयस्क है, कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइट व अभ्रक इत्यादि हैं। अब दूसरी वाली जो पट्टी हमारी है दक्षिण में है, द साउथ वेस्टर्न प्लेटो रीजन, दक्षिण पश्चिम पठार प्रदेश। ये पट्टी जो है वो कर्नाटक, गोवा तथा संस्पर्शित तमिलनाडु, उच्च भूमि और केरल पर ये है। और ये पट्टी जो है लौह धातु तथा यहाँ पर बॉक्साइट में ज़्यादा समृद्ध है। इसमें उच्च कोटि का लौह अयस्क होता है, अर्थात यहाँ पर जो लोहे का अंश है वो ज़्यादा है। मैग्नीज तथा चूना पत्थर भी यहाँ पाया जाता है। निवेली लिग्नाइट को छोड़ करके इस क्षेत्र में कोयला निक्षेपों का अभाव है। और इस पट्टी के जो निक्षेप है उत्तर पूर्वी पट्टी की भांति विविधता वाला नहीं है। जितनी ज़्यादा वहाँ पर ये उत्तर पूर्व वाली पट्टी में जितने खनिज हैं वो इतने ज़्यादा इसमें नहीं है। केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम और बॉक्साइट, फिर क्ले के यहाँ पर निक्षेप है। गोवा में लौह अयस्क के निक्षेप जो है अर्थात जमाव थोड़े बहुत पाए जाते हैं। अब आ जाइए नॉर्थ का वेस्टर्न रीजन है। तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में अर्थात राजस्थान का जो ये क्षेत्र है, ये पट्टी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है। और यहाँ की जो खनिज हैं
वो धारवाड़ क्रम की शैलों से संबंध है। और प्रमुख जो खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं तो तांबा है, जिंक, ये प्रमुख यहाँ के खनिज हैं। राजस्थान बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, जिसको भवन बनन के जो सामग्री है उसमें पत्थरों में जो समृद्धता थी, यहाँ पर ये भवन निर्माण की सामग्री के रूप में जो पत्थर हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ मुल्तानी मिट्टी के भी विस्तृत निक्षेप है, अर्थात जो राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पर मुल्तानी मिट्टी जो है वो पाई जाती है। इसी तरह से डोलामाइट तथा चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल ये उपलब्ध कराते हैं। फिर गुजरात का जो क्षेत्र है ये पेट्रोलियम के लिए, गुजरात अपने पेट्रोलियम निक्षेप के लिए, जमाव के लिए जाना जाता है। और गुजरात राजस्थान में नमक जो है जिसका आप जो है वो उपयोग करते हैं वो भी भारी मात्रा में पाया जाता है। तो अब इसी क्रम में जब हम देखते हैं कि हिमालय पट्टी एक अन्य खनिज पट्टी है, यहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा जो रंग रत्न ये पाया जाता है। तो इस तरह से ये जो खनिज है ये हमारे लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में है। और पश्चिमी दोनों भागों में ये पाए जाते हैं। असम की घाटी में खनिज तेलों के जो निक्षेप हैं, इनके अतिरिक्त खनिज तेल संसाधन जो मुंबई के निकट जो है मुंबई हाई में भी जो है वो खनिज तेल अर्थात जो पेट्रोलियम है वो पाया जाता है, जिसको शुद्ध करके अलग अलग करके निकाल लिया जाता है। मिट्टी का तेल अलग करके, डीजल जो है वो अलग करके इनसे शोधनशालाओं में भेजा जाता है। तो इसको हम आगे फिर अध्ययन करेंगे। अब आते हैं कि हमारे फेरस मिनरल्स कौन कौन से हैं। फेरस अर्थात लौह खनिज कौन कौन से। लौह खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि जैसे लौह खनिज धातु आधारित उद्योगों के विकास के लिए ये एक सुदृढ़ आधार जो है वो प्रदान कराते हैं। तो इस तरह से लौह खनिजों के संचय एवं उत्पादन दोनों ही देश में हमारे अच्छी जो है इनकी समृद्धता है। तो आयरन ओर देखते हैं, लौह अयस्क जो है ये कहाँ कहाँ पर हमारे पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क के जो प्रचुर संसाधन हैं ये एशिया के विशालतम लौह अयस्क यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारे देश में जो इस अयस्क के दो प्रमुख प्रकार हैं, हेमेटाइट तथा ये मैग्नेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये लोहे के जो है वो प्रकार हैं और इसमें जो परसेंटेज होता है वो अच्छा परसेंटेज होता है। तो जिसमें ज़्यादा हेमेटाइट वाला अच्छा होता है, फिर मैग्नेटाइट वाला उससे थोड़ा कम तर होता है, इसमें लोहांश जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता जो है इसके कारण इसकी जो है भारी डिमांड जो है वो रहती है। तो लौह अयस्क की खदानें देश के उत्तरी पूर्वी पठार अभी हम जहाँ पर चर्चा कर रहे थे, सबसे अच्छी बात यह है कि कोयला क्षेत्रों के ये निकट है जो इसके लिए लाभप्रद है, क्योंकि कोयले की ज़रूरत पड़ती है। इसको गलाने के लिए इसका जो अशुद्ध सामान है वो हटाना पड़ता है। लौह अयस्क के कुल जो आरक्षित भंडारों का लगभग जो 95% भाग उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। उड़ीसा में लौह अयस्क सुंदरगढ़, मयूरभंज, झार स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं में पाया जाता है। यहाँ की जो महत्वपूर्ण खदानें हैं उनके नाम है गुरु महिसानी, सुलायपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज, किरुबुरु और केंदुझार तथा बोनाई, ये सुंदरगढ़ में है। झारखंड की ऐसी ही पहाड़ी श्रृंखलाओं में कुछ सबसे पुरानी लौह अयस्क की खदानें हैं तथा अधिकतर लौह एवं इस्पात संयंत्र इनके आसपास स्थित हैं। अर्थात लोहे की जो आयरन स्टील की जो कंपनियां हैं वो उनके पास में ही हैं। नोवा मंडी, गोवा जैसे अधिकतर जो महत्वपूर्ण खदानें हैं तो पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में स्थित हैं। ये पट्टी और आगे दुर्ग, दांतेवाड़ा और बेलाडीला तक विस्तृत है। दिल्ली तथा दुर्ग में राजहरा की खदानें देश की लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदानें हैं। कर्नाटक में लौह अयस्क के निक्षेप जो बल्लारी जिले के संदूर होसपेट के क्षेत्र में तथा चिकमंगलूर जिले की बाबा बूदन की जो पहाड़ियां हैं
और तो वहाँ पर जो है ये अच्छा जो है इसका जो जमाव है वो है। और इस तरह से ये यहाँ पर जो दिखाया गया है एक चित्र, आयरन ओर माइनिंग गेट्स बूस्ट, ये समाचार पत्र की जो है वो कतरन यहाँ पर लगाई गई है। तो ये यहाँ पर इसका कैसे कैसे जो है वो विस्तार हुआ है वो इसमें दिखाया गया है। तो ये जो केद्रेमुख है तथा शिवमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों के कुछ हिस्सों में ये लोहा जो है वो पाया जाता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा और रत्नगिरी जिले, तेलंगाना के करीमनगर, वारंगल जिले, आंध्र प्रदेश के कुरुनूलु, कडप्पा तथा अनंतपुर जिले और तमिलनाडु राज्य के सेलम तथा नीलगिरी जिले लौह अयस्क खनन के अन्य प्रदेश हैं। गोवा भी जो है लौह अयस्क का महत्वपूर्ण जो है वो उत्पादन करता है। अब आते हैं कि ये जो मैग्नीज है, लौह अयस्क की गलाने के लिए इसका महत्वपूर्ण इसमें योगदान होता है, प्रयोग होता है। ये इसके लिए कच्चा माल है और इसका प्रयोग जो है वो लौह में मिश्र मिला करके किया जाता है और ये मैन्युफैक्चरिंग में भी जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज का जो जमाव है वो सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाया जाता है और इसमें मुख्य रूप से ये धारवाड़ क्रम से जो है वो संबद्ध है। तो इस तरह से ये हो गए मैंगनीज। अब इसमें हमारे मानचित्र में अभी जैसे कि हम बातें कर रहे थे कि खनिज जो है वो कौन कौन से हैं, तो आइए फिर से इसमें नज़र दौड़ा लेते हैं, क्योंकि जो परीक्षा में आपके ये जो है खनिज भी पूछे जाते हैं, मानचित्र भरने के लिए आता है। इस दृष्टि से इसमें महत्वपूर्ण है देखना, इसको दिमाग में रखना। तो लौह अयस्क को यहाँ पर दिखाया गया है, एक ये त्रिभुज के ट्रायंगल के रूप में दिखाया गया है, लौह अयस्क स्टार से दिखाया गया और मैग्नीज जो है ये इस तरह के चिन्ह से जो है ये दिखाया गया है। तो सबसे पहले हमारा जो क्षेत्र, ये उत्तर का जो पूर्वी पठार का क्षेत्र है, जिसमें ये हिस्सा ये झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, और ये पश्चिम बंगाल का जो है हिस्सा हो गया और ये उड़ीसा का हिस्सा हो गया। तो ये यहाँ के जो जिले हैं, सुंदरगढ़ हो गया, दुर्ग है, खेंडूझोर है, मयूरभंज है, ये सब लोहा यहाँ पर उत्पादन होता है। और साथ साथ में ये लौह अयस्क के निर्यातक पत्तन दिखाए गए हैं, जिससे बाहर को ये भेजा जाता है। ये पारादीप पत्तन है, ये विशाखापत्तनम है, यहाँ से ये लोहा और जो प्रोडक्ट अन्य मैन्युफैक्चरिंग सामान है वो भेजा जाता है। यहाँ पर लोहा इसके नज़दीक है पारादीप, विशाखापत्तनम इसके नज़दीक है, इनके वेलाडीला और दुर्ग के, तो यहाँ से ये बाहर जो है ये भेजा जाता है। इसी तरह से अब आ जाइए कि कर्नाटक का चिकमंगलूर, तुमकुर और बेल्लारी, ये कर्नाटक के जो है वो लोहा के क्षेत्र हैं। इसी तरह से ये शिव कुद्रेमुख हो गया, फिर ये जो यहाँ का पोर्ट है मंगलुरु हो गया, और ये शिमोगा, ये यहाँ के जो है वो पोर्ट हैं जिससे बाहर भेजा जाता है। मार्मा गोवा में जो है ये आपके लोहा पाया जा रहा है, ये कोयला पाया जा रहा है, लोहा ये पाया जा रहा है। रत्नागिरी, ये यहाँ पर भी लोहा की खानें यहाँ पर पाई जाती हैं और इनसे जो है ये सामान बाहर भेजा जाता है। अब ये हिस्सा आप आ जाइए तो मध्य प्रदेश का हिस्सा है और महाराष्ट्र का हिस्सा है। तो इसी के नीचे जो है तेलंगाना है, चंद्रपुर, मेलाडीला, भंडारा, बालाघाट और ये नागपुर, यहाँ पर ये मैग्नीज हैं। बालाघाट, नागपुर और ये भंडारा, ये यहाँ पर मैग्नीज हैं। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, मानचित्र के द्वारा इसका प्रदर्शन किया गया है। कोयला
लोहा का, लौह अयस्क और मैग्नीज का इस मानचित्र में जो है वो वर्णन किया गया है। तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो है ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा खाली, ये हिस्सा जो है वो खाली है, इधर का हिस्सा। तो विशेषतः जो है इसका जमाव, जो अभी 3 पट्टियां हम लोगों ने देखी, वो यहाँ पर ये हैं। आगे हम अब देखते हैं कि उड़ीसा जो इसमें मैग्नीज का जो अग्रणी उत्पादक है, उड़ीसा की जो मुख्य खाने हैं, ये भारत के लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में है। विशेष रूप से बोनाई, कंचूर, सुंदरगढ़, नागपुर, कोरापुट और कालाहांडी तथा ये बोलनगिर स्थित है। कर्नाटक की जो प्रमुख उत्पादक खाने देख रहे थे, धारवाड़, बल्लारी, बेलगावी, उत्तरी कनारा, चिकमंगलूर, शिवमोगा, चित्रदुर्ग तथा तुमकुर में स्थित है। और महाराष्ट्र वाली जो खनिज के जो उत्पादक जो क्षेत्र हैं, उनको हम अभी देख रहे थे। तो इस तरह से अब आ जाइए कि हम अब देखते हैं कि किस तरह से ये नॉन फेरस मिनरल्स, मैग्नीज के जो अन्य उत्पादन हैं, ये तेलंगाना, गोवा तथा झारखंड में भी हैं। ये गौण उत्पादक हैं अर्थात सेकेंडरी हैं। अब हम आते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। अलौह जो खनिज हैं हमारे, बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलौह खनिजों के संबंध में भारत की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। बॉक्साइट को देख लीजिए। बॉक्साइट एक ऐसा अयस्क है जिसका प्रयोग जो है एल्युमिनियम के निर्माण के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम से जो बनी हुई चीज़ें हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और बॉक्साइट मुख्यतः टर्शियरी निक्षेपों में पाया जाता है। लैटराइट चट्टानों से ये संबद्ध है और विशेष रूप से प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण का जो पठार है, वहाँ पर पठारी क्षेत्रों अथवा पर्वत श्रेणियों के साथ साथ ये तटीय भागों में भी पाया जाता है। तो उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। कालाहांडी, संबलपुर अग्रणी यहाँ के उत्पादक क्षेत्र हैं। दो अन्य क्षेत्र हैं जो अपने उत्पादन में को बढ़ाए जा रहे हैं, वो है बोलनगिरी तथा कोरापुट। झारखंड में ये लोहार डागा जिले की पैटलैंड्स में इसका समृद्ध जो है वो जमाव है। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात के भावनगर और जामनगर में इसके जमाव पाए जाते हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जो है वो बॉक्साइट के जो जमाव हैं अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में कटनी है, जबलपुर तथा बालाघाट में बॉक्साइट के महत्वपूर्ण जमाव हैं। महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे, रत्नगिरी, सतारा, पुणे तथा कोल्हापुर जो है ये महत्वपूर्ण उत्पादक है। कर्नाटक और तमिलनाडु तथा गोवा बॉक्साइट के जो है वो सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, अर्थात तो यहाँ पर गौण रूप से जो है वो ये बॉक्साइट के जमाव जो है वो पाए जाते हैं। इस तरह से तांबा जो है ये अन्य एक हमारी प्रमुख धातु है और इसका जो यूज है वो बिजली बनाने में, बर्तन बनाने में किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि बिजली की मोटरें बनाने में जो ट्रांसफार्मर हैं, जनरेटर हैं, इनके जो तार अंदर भरे जाते हैं, इससे इसका जो है उपयोग विद्युत में जो है, क्योंकि ये सुचालक होता है, तो इस वजह से इसका अपरिहार्य धातु है और ये मिश्रात योग्य है, आघातवर्ध्य तथा तंतु धातु है, अर्थात इसको पीटा जा सकता है और उसके रेशे बनाए जा सकते हैं। आभूषणों को जो है मजबूती देने के लिए सोने के साथ भी इसको मिला दिया जाता है। और अब देखते हैं कि इसके जो जमाव हैं अर्थात कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है। झारखंड के सिंहभूम के ज़िले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा राजस्थान के झुंझुनू एवं अलवर जिलों में ये पाया जाता है तांबा। और तांबे का जो गौण उत्पाद है वो कहाँ कहाँ पर है, सेकेंडरी अर्थात ज़्यादा यहाँ पर जमाव नहीं। आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले का, अग्निगुंडाला कर्नाटक के जो चित्रदुर्ग तथा हासन जिले और तमिलनाडु का दक्षिण अर्काट जिला भी है। अब आते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर अधात्विक खनिज के। तो भारत में जो
उत्पादित आधात्विक खनिज है उसमें अभ्रक, जिसको आप माइका कहते हैं, इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और अन्य जो खनिज है चूना पत्थर है, डोलोमाइट है तथा फास्फेट है। और ये जो अभ्रक है इसको बिजली के सामान में, क्योंकि ये कुचालक का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। इसके पतली पतली जो है वो सीटें चद्दर बना ली जाती हैं और इनका काफ़ी सख्त और ये सुगम्य होती हैं। भारत में अभ्रक के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में जो है इसके जमाव पाए जाते हैं। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं। तो ये झारखंड में उच्च क्वालिटी का अभ्रक जो है वो निचले हजारीबाग पठार के 150 किलोमीटर की लंबी व 22 किलोमीटर की विस्तृत चौड़ी पट्टी में ये पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लौर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के जो अभ्रक हैं वो उनका उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में जो अभ्रक की पट्टी है ये करीब 320 किलोमीटर लंबाई है। जयपुर से लेकर के भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास का ये जो क्षेत्र है यहाँ है। कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई तथा कन्याकुमारी जिले के, महाराष्ट्र के रत्नगिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एवं बांकुड़ा जिले भी अभ्रक के जो है वो उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ पर अभ्रक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब आते हैं हम कि ऊर्जा के संसाधन अर्थात जो हमारी एनर्जी है वो, उससे हमारा अभिप्राय है तो ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज ईंधन अनिवार्य होता है। ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो पावर, जिसको आप कहते हैं एनर्जी, इसका जो है उद्योग में, परिवहन में, तमाम उद्योगों को चलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और खनिज ईंधन जो है ये प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब इसके उदाहरण हैं। परमाणु ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है और ये परंपरागत स्रोत समाप्त संसाधन। एक बात और पूछी जाती, कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है। तो परंपरागत का क्या मतलब है कि जो हमको पारंपरिक रूप से पहले से जो प्राप्त हैं, अर्थात जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, गैस हो गया, ये पहले समय मालूम है, इनका प्रयोग हो रहा है और ये जो है समाप्त हैं, अर्थात इनको आप ये समाप्त होने वाले हैं, इनको जो है नवीन नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ आगे हम पढ़ेंगे अपरंपरागत स्रोत, जैसे सोलर एनर्जी है, जैसे ज्वारीय एनर्जी है, जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी है, भूतापी ऊर्जा, ये अपरंपरागत स्रोत हैं। अर्थात इनका प्रयोग जो है वो बाद में किया जाने लगा है, रिसर्च के बाद, खोज के बाद। तो यहाँ पर मैप ये दिया गया है, एक मैप आपके सामने, और इसमें मैप में धात्विक खनिज अलाव धातु में जो है इसमें तांबा और बॉक्साइट स्टार के रूप में तांबा दिखाया गया है। और ये हर सर्किल है जिसको काटा गया है, इसके अंदर वर्ग के रूप में, स्क्वायर के रूप में। तो आइए इनको दोनों को देखते हैं हम। तो तांबा ये हमारी जो है, ये हजारीबाग जो है, सिंहभूम जो है, ये और जो हिस्सा हमारा है ये हजारीबाग का जो पश्चिम बंगाल से नीचे का हिस्सा है, इसमें ये झारखंड में सिंहभूम, ये बिलासपुर, और ये छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है बिलासपुर पहाड़ी, और ये आपका मध्य प्रदेश में ये बॉक्साइट के जमाव हैं। ये तो आपके तांबे के जमाव हैं। तांबे के जमाव देखिए राजस्थान में खेतड़ी, अलवर है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है। तो ये आपका जो स्टार से दिखाया गया है। और साउथ की तरफ ये, जिसको दक्षिण भारत का, इधर का महत्वपूर्ण स्थान इस पे नहीं है। फिर बॉक्साइट का ये उड़ीसा का जो ये कोरापुट का क्षेत्र है, ये मैकाल, तो ये क्षेत्र जो है आपके यहाँ से, ये कटनी से शुरू होकर के इधर तक के लिए जाते हैं। अर्थात ये छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है और उड़ीसा का एक क्षेत्र है। तो ये बॉक्साइट के लिए यहाँ से यहाँ तक
प्रसिद्ध है। तो ये हमारा ये आध्यात्मिक खनिज अलौह धातु में जिनको हमने कहा था। और अब हम देखते हैं कि कोयला जो हमारा शक्ति के संसाधन के रूप में जाना जाता है, कोयला ये और कोयले पर ही अब तो तमाम तरह के और जो है इसके विकल्प बन गए हैं, परंतु किसी समय पर जो है ये कोयले का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था और लोहे को गलाने के लिए, पिघलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोयला जो है वो मुख्य रूप से 2 भूगर्भीय कालों के शैल के क्रम में पाया जाता है, गोंडवाना और टर्शरी निक्षेप का क्षेत्र। तो भारत में जो कोयला निक्षेप का 80% भाग बिटुमिनस और गैर पोकाकारी श्रेणी का है। बिटुमिनस ये कोयले के जो है वो प्रकार हैं। बिटुमिनस अच्छी प्रकार का ये कोयला होता है, अर्थात कोयला का जो इसमें प्रतिशत जितना ही ज़्यादा होता है उतना ही अच्छा वो कोयला अच्छा माना जाता है। और जो कोक वाला जो कोयला है जो सबसे उत्तम किस्म का माना जाता है। तो इस तरह से ये बिटुमिनस प्रकार का है हमारा कोयला, 80% भाग जो है। तो ये अच्छी बात है। ये गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन पश्चिमी बंगाल और झारखंड ये हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ये जो कोयला के जमाव हैं। और भारत में जो सर्वाधिक गोंडवाना का जो कोयला क्षेत्र है वो दामोदर घाटी में स्थित है। झारखंड, बंगाल कोयला पट्टी में स्थित है। इस प्रदेश के जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं रानीगंज, झरिया, बोकारो, गिरिडीह तथा करणपुरा झारखंड में है। झरिया सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र था। आप सभी जानते हैं कि पहले ये बिहार में था, फिर इसके बाद ये अलग हो गया, जिसके बाद रानीगंज ये आता है। और कोयले से संबंध अन्य नदी घाटियाँ गोदावरी, महानदी तथा सोन है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन का जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में सिंगरौली का है। और ये एक यहाँ पर दिखाया गया है कि जो कोयले की खाने हैं तो वहाँ पर जो मजदूर लोग हैं, ये एक कोयले का फील्ड आपको दिखाया गया है, नेवेली कोल फील्ड यहाँ पर दिख रहा है। और इसमें ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा क्षेत्र है, पूरा ये कोयला है जहाँ पर ये पूरा फील्ड है जिससे कोयला जो है वो निकाला जाता है। तो हमारे यहाँ के जो खान खोदने वाले भाई हैं वो कभी कभी जब अंदर जाते हैं तो उनको क्या होता है, तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी परेशानी ये उनको होती है कि सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। सांस लेने में तकलीफ इसलिए हो जाती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पर उपस्थित होती है। और दूसरा ये कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है। तो यहाँ के जो श्रमिक भाई हैं एक चिड़िया को अपने पास रखते हैं। सिंगरेनी में खनन कर्मियों की बचाव के लिए चिड़िया एक रखते हैं। और जैसे ही उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है, वैसे ही वो चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाने लगती है और बोलने लगती है। और ज़्यादा अगर मात्रा बढ़ जाती तो वो मर जाती है। तो इससे जो है वो लोग जो श्रमिक भाई लोग हैं वो सचेत हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो 0.15% जो है वो अधिक से अधिक मात्रा के लिए ये अच्छा संकेतक होता है। और ये अब उसको एक कंपनी द्वारा आरंभ किया गया दस्ते वाला कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में जो न्यूनतम 10 ppm मात्रा से उच्चतम 1000 ppm तक की ये सूचना दे सकता है। लेकिन अभी भी जो है जो पक्षियों को ही जो खनिक लोग हैं अपने साथ जो है वो रखते हैं। ये खबर जो है ये 26/8/2006 के डेक्कन क्रॉनिकल पेपर में निकला हुआ था। तो इस तरह से ये हम देखते हैं नवेली का कोल्ड फील्ड है। और अब हम कोयला के अतिरिक्त इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो
खाने कहाँ कहाँ पर हैं कोयला के खाने। पीछे हम लोगों ने जैसे देखा था कि लोहे के खाने कौन कौन सी हैं, तो अब हम देखते हैं कि जो परंपरागत स्रोत जिसको आप कहते हैं, और उसमें हम कोयला के क्षेत्र जो है वो त्रिभुज से दिखाए गए हैं, तेल का क्षेत्र जो है स्क्वायर ब्लैक से दिखाया गया है, और पाइपलाइन जो है ये डैश लाइन से दिखाई गई। तो आइए सबसे पहले कोयला के जो क्षेत्र हैं ये आ जाइए। बोकारो है और झरिया है, रानीगंज का क्षेत्र है, कोरबा, फिर तलचर, सिंगरौली और सिंगरेनी, ये नवेली कोयला का ये उत्पादन क्षेत्र है। फिर इसी तरह से सिंगरौली मध्य प्रदेश का ये क्षेत्र है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसको आप प्राकृतिक तेल कहते हैं, अर्थात पेट्रोलियम खनिज तेल जो आप कहते हैं, ये दो जगह पर इसका जमाव ज़्यादा है। स्पष्ट रूप से वर्ग के रूप में आप देखिए तो ये उत्तर पश्चिम में हमारे पूर्वी जो क्षेत्र है ये यहाँ पर इसके जमाव है। और ये हो गया गुजरात का, गुजरात के ये कोलोन, फिर ये बड़ोदरा, अंकलेश्वर, हजीरा, मुंबई हाई और ये वसीन, ये पेट्रोलियम के जो है तेल क्षेत्र जो जहाँ जहाँ पर पाए जाते हैं वो दर्शित कर रहा है। और यहाँ पर जो जगह है ये शिव सागर है और नहर कटिया है। ये यहाँ के प्रमुख जो है वो तेल के उत्पादन के क्षेत्र हैं। इसी तरह से गैस पाइपलाइन देखिए, गुजरात से हो करके ये यहाँ पर औरैया, जगदीशपुर, शाहजहाँपुर, आंवला, ये होते हुए गुड़गांव, दिल्ली तक ये यहाँ से पाइपलाइन जो है वो बिछाई गई हुई है। तो इससे जो है ये जो पेट्रोलियम है, अर्थात जो डीजल है तो पेट्रोल है, जो एक ही में मिला हुआ होता है, ये शोधनशालाओं तक जो है वो भेजा जाता है, जहाँ पर ये शुद्ध करके फिर ये उपयोग में लाया जाता है। तो ये तो अवस्थिति है हमारी, जो हमारे ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला और जैसे कि गैस, प्राकृतिक गैस जिसको आप कहते हैं, उनका जो जहाँ जहाँ पर जमावड़ा है। तो हम बात अभी कर रहे थे कोयला की, तो कोयले का कुछ भाग उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, उड़ीसा में तलचर तथा रामपुर, महाराष्ट्र में चांदा, वर्धा, कंपटी और बांदेर तेलंगाना में, फिर सिंगरैली आंध्र प्रदेश में मांडूर हैं। और जो टारसियरी कोयला क्षेत्र है वो असम में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा नागालैंड में ये पाया जाता है। ये हमारे पूर्वी जो भारत है उसका ये हिस्सा है। दारानगर, दारानगिरी, चेरापूंजी, मेओलांग तथा लैंगरिन मेघालय, माकुम, जयपुर तथा ऊपरी असम में नजीरा, नामचिक, नामपुक अरुणाचल प्रदेश तथा कालाकोट जम्मू कश्मीर में ये यहाँ पर जो है ये कोयला पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो कम क्वालिटी वाला भूरा वाला कोयला या लिग्नाइट जिसको आप कहते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि कोयले के जो है 3 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट फर्स्ट क्लास का कोयला होता है, बिटुमिनस जो है वो सेकेंड क्लास का होता है, और ये लिग्नाइट जो है ये 3rd क्लास वाला है, अर्थात इसमें कोयले का जो परसेंटेज है वो कम होता है। तो ये तमिलनाडु के तटीय भागों में, पांडिचेरी, गुजरात और जम्मू कश्मीर में ये पाया जाता है। ये 3rd क्वालिटी वाला है कोयले का। अभी हमने ये देखा कि सबसे अच्छी बात ये कि बिटुमिनस टाइप का अर्थात 2nd क्लास तक का कोयला जो है वो हमारे ज़्यादा 80% भाग में ये पाया जाता है। अब आते हैं हम कि पेट्रोलियम कहाँ कहाँ पर, अर्थात पेट्रोलियम जो हमारा खनिज तेल से आता है और ये पृथ्वी के नीचे पाया जाता है। जो पुराने समय में हमारे जो जंगल थे, वन इत्यादि, वो जमीन के नीचे पड़े रहे और उसमें दबाव होता रहा,
दबाव और तापमान के कारण जो है इनसे तेल निकला, तो उस तेल का जो जमावड़ा हो गया उसको हम जो है ये कच्चा तेल जो है वो कहते हैं। इसके बारे में हम देखते हैं गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से युक्त ये होता है। इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है और इसका उपयोग जो है मोटर वाहन, रेल तथा वायुयान के इंजनों में किया जाता है। आप सभी जानते हैं। इसके साथ साथ इसका उपयोग जो है वो पेट्रो रसायन उद्योग जैसे कि उर्वरक है, कृत्रिम रबड़ बनाना है, कृत्रिम रेशे हैं, दवाइयाँ, वैसलीन और अत्यधिक जो स्नेहक है अर्थात जो चिकनाई के तमाम चीज़ें हैं, साबुन है, मोम है, सौंदर्य सामग्री है, तो इसमें इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर जो है इसके जमाव है। ये एक तमिलनाडु में विशाल गैस भंडार के संकेतक की रिपोर्ट के अनुसार, ये एक रिपोर्ट है पेपर की लगी हुई है। प्राकृतिक गैस आयोग ने प्राकृतिक भंडारों के संभावित क्षेत्र जो है वो पाए हैं। तो इसमें गैस की सही मात्रा का सर्वेक्षण तो अभी उत्साहवर्धक ही है। तो इस प्रकार से अपरिष्कृत जो पेट्रोलियम है वो टर्शरी युग के अवसादी शैलों में पाया जाता है। अर्थात हमारा जो ये है अवसादी शैल में ही, जब शैल का चैप्टर आप लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा था तो उसमें देखा था कि इन चट्टानों में जो है वो छिद्र होते हैं और ये तमाम जो है जीवाश्मों से और प्राकृतिक जो अवशेष हैं उनसे मिलकर के ये बने होते हैं। तो इसमें पाया जाता है व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण का और उत्पादन का जो कार्यक्रम था वो 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस की स्थापना की गई थी और इसके बाद तभी से ये जो है इसका उत्पादन जो है वो अच्छे से होने लगा। 1956 के बाद जो इसका पूरा दृश्य जो है वो बदल गया और हाल के वर्षों में ये जो देश के दूरतम पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर नए तेल जो है उसके जमाव पाए गए हैं। तो असम में अभी हम जो मानचित्र हमारा था तो उसमें दो क्षेत्र हम देख रहे थे प्राकृतिक तेल के। उसमें एक चर्चा हम लोग कर रहे थे कि एक तो हिस्सा था गुजरात का हिस्सा और एक था पूर्वी। तो उसी की ये असम में जो है डिगबोई, नाहरकटिया तथा मोरान महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं और गुजरात में जो इसके तेल क्षेत्र हैं अंकलेश्वर है, कलोल है, महसाणा है, नौगाम है, कोसंबा है तथा लुनेज है। और मुंबई हाई समुद्र के अंदर मुंबई नगर से 160 किलोमीटर है और ये अब तटीय क्षेत्र में समुद्र के क्षेत्र में ये पड़ता है। तो ये 1973 में जो है इसकी खोज की गई थी और ये 160 किलोमीटर दूर है मुंबई से और यहाँ पर 1976 में जो है वो उत्पादन प्रारंभ किया गया था और तेल एवं प्राकृतिक गैस के पूर्वी तट पर भी ये पाया जाता है। कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी के बेसिनों में अर्थात उसके मैदानों में जो है इनको खोजा गया है और उसके कुएं पाए गए हैं और कुओं से जो निकाला गया तेल है वो अपरिष्कृत है तथा अनेक अशुद्धियों इसमें होती है। इनको हमको सीधे जो है वो प्रयोग में नहीं लाते हैं बल्कि शोधन की आवश्यकता है और इस प्रकार इनको तेल शोधन के कारखाने जो है वो लगाए गए हैं। पहला क्षेत्र तो ये क्षेत्र आधारित है और दूसरा है बाजार आधारित। डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र आधारित है। क्षेत्र आधारित का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र के पास ही जो है ये शोधन शाला बनाई जाती है, परिष्कृत शाला बनाई जाती है और ये जो बरौनी है ये बाजार आधारित तेल शोधन के कारखाने के उदाहरण है। अर्थात बरौनी में जो है वो तेल जो है बाजार के समीप है और उसको शुद्ध करके ये तेल को निकाला जाता है। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है कि डिगबोई वाला जो क्षेत्र है ये कारखाना क्षेत्र आधारित है, कारखाने के पास ही है और बरौनी का जो है वो
बाजार आधारित है। तो अब आ जाइए कि नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। गेल, जिसको गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं, गेल की जो स्थापना 1984 में की गई थी और ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, अर्थात ये सरकार के अधीन है और प्राकृतिक गैस का परिवहन एवं जो इसको विपणन अर्थात बेचने का कार्यक्रम सीलिंग का जो है इसका जिम्मा है। और गैस को सभी तेल क्षेत्रों में तेल के साथ ये प्राप्त किया जाता है, किंतु इसके जो कनिष्ठ भंडार एक्सक्लूसिव जो रिजर्व हैं अर्थात ज़्यादा जो जहाँ पर पाए जाते हैं, तमिलनाडु का पूर्वी तट है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान तथा गुजरात एवं महाराष्ट्र के अपतटीय कुओं में पाया जाता है। फिर अब आ जाते हैं एक दूसरी तरह के नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जो अभी तक हम लोग देख रहे थे। तो इनका तो प्रयोग हम सब पहले से करते आ रहे हैं, इसलिए उनको परंपरागत कहते हैं। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के स्रोत वो हो गए जिनको हम अब ये नवीकरण योग्य हैं, अर्थात इनकी जो है जितना आप यूज करोगे फिर से ये नए हो जाएंगे, जैसे सौर, पवन, जल, तापीय ऊर्जा, जैव भार, बायोमास। ये ऊर्जा स्रोत अधिक समान रूप से वितरित तथा पर्यावरण के अनुकूल हैं और ये जो हमारे अपरंपरागत स्रोत हैं, अर्थात इनका जो प्रयोग है वो अब ज़्यादा किया जाने लगा है। खोज की अभी भी इसमें आवश्यकता है। एक मानचित्र यहाँ पर दिया गया है जिसमें तेल शोधन कारखाने हैं और तेल शोधन कारखाने को ये सर्किल से दिखाया गया। विशाखापट्टनम, ततीपाका, मुंबई है और ये गुजरात में आपके कोयली है, जामनगर है, मध्य प्रदेश में बीना है और अपने उत्तर प्रदेश में मथुरा है। फिर हरियाणा में ये पानीपत है और ये इधर बठिंडा पंजाब में। फिर आ जाइए बरौनी, ये क्षेत्र, ये बिहार का जो क्षेत्र है ये बरौनी है। फिर ये पूर्वी जो राज्य हैं हमारे, असम का जो क्षेत्र है डिगबोई है, नुमलगढ़ है, गुवाहाटी है और मुंगई गांव, ये हल्दिया, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता, यहाँ पर ये हल्दिया, पारादीप। तो ये सब जो हमारे तेल के, प्राकृतिक तेल के जो है वो यहाँ पर शोधन के कारखाने हैं। और ये आप ज़्यादातर जो देखिए तो ये पूरा जो समुद्री एरिया है खास करके ज़्यादातर इनसे वहीं पर ये फैले हुए हैं, जिससे इनका जो है वो अच्छी कनेक्टिविटी है संसाधनों के। तो ये हमने देखा तेल के संसाधन, इसको जो है अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है परीक्षा की महत्वपूर्ण दृष्टि से। तो अब आते हैं कि हमारे जो नॉन कन्वेंशनल जो अर्थात अपरंपरागत जो ऊर्जा के क्षेत्र थे, तो उनमें से सबसे पहले जो है नाभिकीय एनर्जी, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और ये जो है ये महत्वपूर्ण जो है नाभिकीय ऊर्जा जो है इसका अब उत्पादन अत्यधिक होने लगा है। यूरेनियम और थोरियम जो धातुएं हैं, हालांकि अपने भारतवर्ष में यूरेनियम और थोरियम उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमको ये बाहर से आयात भी करना पड़ता है, खास करके अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से। तो यूरेनियम का जो जमाव है ये धारवाड़ शैलों में पाया जाता है और यूरेनियम अयस्क सिंहभूम तथा जो तांबा पट्टी है उसके साथ अनेक स्थानों पर ये मिलती है। राजस्थान के उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जिले, मध्य प्रदेश दुर्ग जिले में, महाराष्ट्र के भंडारा जिले तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिलों में भी जो है ये पाया जाता है। और थोरियम जो है ये मुख्यतः केरल के तटीय क्षेत्रों में कुलीन के बीच की बालू में जो है मोनाजाइट एवं ये डलमेनाइट से प्राप्त किया जाता है। विश्व के सबसे जो प्रसिद्ध समृद्ध मोनाजाइट निक्षेप जो है ये केरल के पालक्काड़ तथा
कोलाम जिलों आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तथा उड़ीसा में महानदी के नदी डेल्टाओं में जो है वो पाए जाते हैं। और परमाणु ऊर्जा की जो स्थापना उनकी महत्वपूर्ण बिंदु है 1948 में ये की गई थी और इस दिशा में जो प्रगति है 1954 में ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान की जो है वो स्थापना की गई थी। और बाद में जो है ये फिर 1967 में जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में जो के रूप में जो है इसका नामकरण किया गया। तो महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा जो परियोजनाएं हैं कभी कभी पूछी जाती हैं कि भारत की जो परमाणु परियोजनाओं परमाणु केंद्रों के नाम बताइए, तो इनको ये है तारापुर, कोटा, रावत भाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश में, फिर कैगा कर्नाटक में तथा काकरापाड़ा गुजरात में। ये हैं हमारे जहाँ जहाँ पर ये परमाणु के रिएक्टर हैं, ये क्षेत्र हैं। ये कई बार जो है ये पूछा जाता है। तो अब आते हैं कि सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ये आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि सोलर पैनल जो है वो लोग अपने घरों में लगाए रहते हैं। तो उनको फोटो वोल्टाइक सेल से ये बने होते हैं और ये सूरज की जो ऊर्जा होती है, सूर्य की किरणें जो होती हैं उनको ऊर्जा में ये परिवर्तित कर देते हैं, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से आप जानते हैं। तो सौर ऊर्जा का काम लाने के लिए इसमें जो फोटोवोल्टाइक और सौर तापी प्रौद्योगिकी इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य सभी नवीकरण ऊर्जा स्रोतों की अपेक्षा जो ये सौर तापी प्रौद्योगिकी है ये ज़्यादा लाभप्रद है, क्योंकि इसमें उतनी ज़्यादा लागत नहीं होती। ये लागत प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में आसान है। पैनल बना लिए जाते हैं और उनका आसानी से यूज किया जाता है और इसका जो उपयोग है 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है, सुरक्षित है। तो यह सामान्यतः हीटरों, फसल शुष्क को, क्राफ्ट ड्रायर, कुकर्स आदि जैसे उपकरणों में जो है इसका प्रयोग सोलर एनर्जी का ये किया जाता है। तो इस तरह से अब हम इसी जो नॉन कन्वेंशनल जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी उसमें विंड एनर्जी का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो अच्छा, जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो दो क्षेत्र ये जो छूटे जा रहे हैं भारत के पश्चिम भाग में, गुजरात और राजस्थान, यहाँ पर जो है सूरज के जो पैनल्स हैं, आप अगर कभी जाएं तो देखें तो जगह जगह पर आपको बने मिलेंगे, लगे मिलेंगे। यहाँ पे इसका एनर्जी जो है वो ज़्यादा उत्पादित होती है। विंड एनर्जी एक जो हवा से जो बनाई जाती है, पवन की ऊर्जा जो है उसको प्रवाहित पवन से ऊर्जा को परिवर्तित करने की जो टेक्नोलॉजी है वो सरल है। पवन को एक गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से बिजली की ऊर्जा में बदला जाता है और सन्मार्गी पवनों या पछुआ पवनों जैसी स्थायी पवन प्रणालियाँ और मानसून पवनों की ऊर्जा के रूप में स्रोत के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्थानीय हवाएं, स्थलीय जलीय पवनों की भी विद्युत पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अर्थात इसके लिए हमें जो है वो हवा का जहाँ पर बहाव लगातार हो ऐसा क्षेत्र हो और एक ऊपर पंखा लगा दिया जाता है, उससे जुड़ा जो टरबाइन है और फिर उससे फिर जनरेटर लगा करके बिजली का जो है उत्पादन किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े जगहों पे आप उसको एक टरबाइन जो है वो घूमता हुआ आपको दिखाई पड़ जाएगा। तो ये पवन ऊर्जा का उत्पादन जो है, देखिए ये जो क्षेत्र है जहाँ पर हवा तेज चलती है, राजस्थान हो गया, गुजरात है, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक, यहाँ पर इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ विद्यमान है। अब आ जाइए टाइडल एंड वेव एनर्जी, अर्थात ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा।
ये जो है महासागरीय धाराएं जो ऊर्जा का अपरिमित भंडार गृह है। 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही ये इनका जो तरंगों और महासागरीय धाराओं से अधिक ऊर्जा तंत्र बनाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। भारत के जो समुद्र के तट है, पश्चिमी तट में बृहद ज्वार तरंगें जो है वो उत्पन्न होती हैं। भारत के पास तटों के साथ ज्वारीय ऊर्जा विकसित करने की विशेष संभावनाएं हैं, परंतु अभी इसका उपयोग बहुत नहीं किया जा रहा है। अब आ जाइए जियोथर्मल एनर्जी। यही हाल हमारे जियोथर्मल एनर्जी का भी है। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के गर्भ से जो मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक उसमें गर्मी होती है और इस ताप ऊर्जा की। तो मित्रों, अब हम अपने जो है एक गैर परंपरागत ऊर्जा में ही जियोथर्मल अर्थात जिसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। और ये भूतापीय जो ऊर्जा होती है, ये पृथ्वी के गर्भ से जो हमारा मैग्मा लावा निकलता है तो अत्यधिक उसमें जो ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा को सफलतापूर्वक काम में लाया जा सकता है और इसे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसके अलावा गीजर, कूपों से निकलने वाला जो गर्म पानी है उससे भी भूतापीय जो ऊर्जा का जो निकलती है उसका प्रयोग किया जा सकता है। परंतु अभी भी इस ऊर्जा का जो है व्यापक जो है वो प्रयोग नहीं किया जा रहा, उत्पादन नहीं किया जा रहा है। ये ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत तो माना जाता है और वैकल्पिक स्रोत के रूप में ये विकसित किया जा सकता है। पुराने समय में ही ये जो झरना थे और जो गीजर थे उनका उपयोग जो है वो उनका उपयोग किया जा रहा था पहले से ही। और इस तरह से भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के मानकीकरण में मणीकरण में जो है अधिकृत किया जा चुका है। तो इसमें अभी हमको जो है वो पर्याप्त जो है वो परिश्रम की आवश्यकता है, तब हम इसमें सफल हो सकते हैं। और अब आते हैं हमारा जो इसको देखते हैं कि इसका जो सफल प्रयास है वो नहीं तो 1890 में इसका प्रयास किया गया था बाहर अमेरिका में बोइजे शहर में, इडाहो में हुआ था, जहाँ पे आसपास के भवनों को टेम्परेचर देने के लिए गर्म जल का जो पाइप से जो है वो पूरा जाल बनाया गया था। अभी भी ये संयंत्र वहाँ काम कर रहा है। और एक दूसरी तरह की जो बायो एनर्जी है, जिसमें बायो एनर्जी का मतलब है जो कूड़ा करकट जो निकलता है, अपशिष्ट जो शामिल होते हैं, औद्योगिक कचरा जो शामिल होता है, तो उस जैव ऊर्जा को हम ऊर्जा के रूप में जो है वो इसको बदल सकते हैं विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो इसको हम जैव ऊर्जा के नाम से जानते हैं। और मित्रों, ये सबसे बड़ी बात ये हो सकती है कि अगर हम कूड़ा कचरा से और जो तमाम जो औद्योगिक जो क्षेत्रों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको अगर हम इसमें बायोगैस में बदल दें, बायो एनर्जी में बदल दें, तो उसको खाना बनाने के काम में हम उपयोग कर सकते हैं। और तो इस तरह से जो नगर पालिका की जो समस्या आज है वो समस्या जो है कूड़े का निपटान भी हो जाएगा और वो गैस खाना बनाने के लिए और पानी गर्म करने के लिए भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारी थी बायो एनर्जी के रूप में। तो अब आ जाइए कि कंजर्वेशन, खनिजों का जो संरक्षण है, अर्थात आज की जो हमारी ज़रूरत है मित्रों वो यही रह गई है आज के समय की कि सबसे ज़्यादा हमको आवश्यकता ये है कि खनिज जो है हमारे जो पृथ्वी में पाए जाने वाले परंपरागत स्रोत जिनको आप कहते हैं, जैसे कोयला है, जैसे लोहा है और पेट्रोलियम है, तांबा है, ये सारे जो है वो समाप्त होने वाले हैं। परंतु जो नए इनके जो विकल्प हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गई,
भूतापी ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई। तो अगर हम इनका इस उपयोग ज़्यादा करें और उनका उपयोग कम करें तो आगामी जो हमारी पीढ़ी है उसके साथ जो है वो बहुत बड़ा न्याय होगा और वो लोग भी जो है इसका उपयोग करेंगे। नहीं तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। केवल ये जो है किताबों में और कहानियों में ही सुनने को मिलेगा। तो इस तरह से संरक्षण की इसकी हमारी ज़रूरत है और ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जो अपरंपरागत स्रोत हैं उनको जो है हम बढ़ावा दें। और इस तरह से हम इनका क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि उनका जो उपयोग है वो बौद्धिक उपयोग हम उसको करें। तो आज इस पाठ को हम लोगों ने देखा खनिज क्या है और इनका जो है वो कहाँ कहाँ पर भंडारण पाया जाता है। तो मित्रों, आज हम इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, जिससे हम और अच्छे आपको पढ़ा सकें, बता सकें। थैंक यू।